एक ऐसा युवा जो प्यार में लिपटी संगमरमर की यादों की कहानी कहता है, प्यार की जुदाई की और अमर यात्रा की। लेकिन दोस्तों, क्या वही कहानी जो सदियों से पहले हमें बताई जा रही है? और लोगों के बीच में बहुत सारी अफवाहें हैं। अभी इस रहस्य से पर्दा उठाना भी बाकी है। वहाँ की दीवारें बोलना चाहती, वहाँ की ईंटें कुछ चीखना चाहती, कुछ बताना चाहती। क्या सच में ताजमहल एक मकबरा है, या मंदिर है, या और कुछ है? तो इसी रहस्य से पर्दा आज हम उठाएंगे मूवी के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो चलिए मूवी को स्टार्ट कर, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम चैम्बर में जाती है, जहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा था और कुछ मजदूर जो 22 कमरे बंद थे वहां पर उसकी मरम्मत कर रहे थे। उन्हीं 22 कमरों की दीवारों में से एक दीवार के कुछ ईंटें गिर जाती हैं, जिसमें बड़ा सा होल हो जाता है, जिसकी नज़र राव की अचानक पड़ जाती, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वह कुछ तो ऐसा था जिसको देखकर पूरी तरह से अचंभित। इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होती है 2023 में, जहां पर एक विष्णु दास बंदे को दिखाया जाता है, जो एक पेशे से गाइड होते हैं, गाइड करते हैं। उनको 25 साल हो जाते हैं। वहीं पर उनका बेटा भी यही काम करता है और उसके पिता महेंद्र दास भी यही काम करते थे। विष्णु दास को ताजमहल का नॉलेज होता है, बहुत अच्छी जानकारी होती है, जो गाइड को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। लेकिन यही चीज़ उनके बेटे को पसंद नहीं आती है, क्योंकि विष्णुदास हर एक गाइड से केवल 300 रुपये मात्र लेते हैं। अगर कोई गाइड इनको 2000 रुपये टिप्स देता तो उसको नहीं लेते हैं, और इसी वजह से उनका लड़का उनसे नाराज रहता है। उनका बेटा कहता है कि अगर पिताजी ऐसे करते रहेंगे तो हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ विष्णुदास बहुत ही खुददार और ईमानदार इंसान होते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है, गाइडा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला होता है। लेकिन इस सीन में दिखाया जाता है कि वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अपने बेटे के साथ जाते हैं नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। लेकिन वहां पर पहले से होता है उस्मान, जो एक गाइड प्रेसिडेंट था। उस्मान को ये पता होता है कि अगर विष्णु दास ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो उनके जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि विष्णु दास का बैकग्राउंड बहुत ही क्लीन है, बहुत ही ईमानदार होते हैं और वो बहुत अच्छे से सबसे पेश आते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है कि विष्णु दास के पास उस्मान आते हैं, बोलते हैं यह इलेक्शन वो ना लड़े क्योंकि वो मेरे खिलाफ जा रहे हैं। विष्णु दास कहते हैं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, आप इतने दिनों से प्रेसिडेंट रहे हैं, एक बार मुझे भी चांस चाहिए। शायद आपने जो काम नहीं किया है मैं वो काम कर कर दिखा सकता हूं, क्योंकि इतने दिनों से मैं कहता आ रहा हूं कि गाइडों के लिए सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं उसमें कुछ बदलाव लाना चाहता हूं, कुछ सुरक्षा देना चाहता हूं। और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो यह काम सबसे पहले कर कर दिखाऊंगा। अब विष्णुदास को लगने लगता है कि वो 101% इलेक्शन जीत सकते हैं, और इसीलिए वो एक इंटरव्यू भी देते हैं। एक लड़की जो इंटरव्यू ले रही थी वो ताजमहल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री स्टोरी बना रही थी, जिसके लिए उसको कुछ फैक्ट नोट्स चाहिए थे। इस लड़की का नाम महिमा होता है। जो महिमा पूछती है कि मुझे सारी चीजें डिटेल में बताइए, और ये बात करती है 1980 के दशक की बात, और कहती है कि उस टाइम 22 कमरों को खुलवाने की कुछ लोगों ने मांग की थी और कार्बन डेटा की भी मांग की थी। मैं कहती है मैं जानना चाहता कि उस 22 कमरों का रहस्य क्या है, राज क्या है। विष्णुदास कहते हैं कि आखिर वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जाता है, और वहां वैसा कुछ खास ऐसा नहीं है जो वहां टूरिस्ट को जाने का अलाउ किया जाए। और रही बात महेंद्र दास जी की, वो तो मेरे पिता ही थे, वो भी जानना चाहते थे कि 22 कमरों के अंदर का राज क्या है, और इसी राज को जानने के लिए वो कई बार प्रयास किया। लेकिन राजनीतिक प्रेशर के बावजूद वो इतने सदमे में चले गए कि वो आत्महत्या कर बैठे। विष्णुदास अपने पिताजी की मौत के बारे में सोचकर रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिर 22 बंद कमरों के अंदर का रहस्य क्या है, हमारे पिताजी क्या जानना चाहते थे। वैसे मुझे भी जानना है उन 22 बंद कमरों का राज, और राज खुलने के बाद क्या होता है सीन में आखिर आगे दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है कि विष्णुदास के सभी दोस्त छत पर बैठे शराब पी रहे थे, और उसी समय विष्णुदास कहता है कि आखिर क्या होगा जब हमें राज पता चलेगा कि ताजमहल नहीं एक मंदिर था। सोचो, हमारे पूर्वज ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब जानना बहुत ही जरूरी है।
और तभी एक आदमी भड़क जाता है और कहता है कि जो ताजमहल आज तक हमें रोजी रोटी देता है, हमें कोई हक नहीं कि उस पर सवाल खड़े करने का। हम जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद नहीं कर सकते हैं। विष्णुदास कहता है हाँ ठीक है, लेकिन हमें जानना तो है कि इसका सच क्या है। क्या कभी देखा है कि एक मकबरे के ऊपर गुम्बद हो और तो और उसमें एक कलश भी हो, आम के पत्ते हो और एक चांद भी मौजूद हो? ऐसा तो मैंने केवल मंदिरों में देखा है जहां पर सारी चीजें मौजूद हों। कार्बन डेटा की मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। ये सब सुनकर विष्णुदास के सभी दोस्त भड़क जाते हैं और आपस में बहस होने शुरू हो जाती है। वाइस ऑफ प्रेसिडेंट मेंबर विष्णुदास को बुलाते हैं क्योंकि कल जो बातें शाम को हो रही थी, एक आदमी ने उन बातों को रिकॉर्ड कर लिया था और मेंबर ने सुन लिया था। वह वीडियो पूरी तरह से वायरल हो जाती है और सभी जनता विष्णुदास जी का मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। एसोसिएशन वाले अपने पास बुलाते हैं जो कि वहाँ का गाइड मेंबर था उस्मान खान, और विष्णुदास जी को कहा जाता है कि तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, तुमने जो बात कही है वो बहुत ही गलत तरीके से बोली है। और कहते हैं शायद तुम टूरिस्ट को मिसगाइड कर सकते हो, इसी वजह से तुमको पद से हटाया जाता है। लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और मुस्लिम लोग इसकी वजह से इनके मुंह पर कालिक पोत देते हैं। अब इलेक्शन लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, और रही बात उनके बेटे की, तो उनके बेटे को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। डायरेक्टली नहीं कहा गया कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे ऊपर कुछ खतरा वगैरह हो सकता है। इन सब के बाद विष्णुदास सोच लेते हैं कि हमारे पिताजी ने जो एक रिसर्च कर रहे थे, जो चीज़ जानना चाहते थे वो चीज़ अब मुझे भी जानना है, कुछ भी करके। इसी वजह से वो PIL फाइल करना चाहते हैं। विष्णुदास के पास खोने को कुछ नहीं बचा है, मगर पाने को बहुत कुछ है। फाइल अब शशिकांत वकील के पास जाती है, जिसको विष्णुकांत ने ताजमहल के केस के बारे में सब कुछ समझाते हैं। इस पर शशिकांत कहते हैं ये इतना आसान भी नहीं है, तुमसे पहले कई लोगों ने फाइल केस किया है, लेकिन हर बार कोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वह एक विश्व धरोहर है, क्योंकि सॉलिड एविडेंस बहुत जरूरी होते हैं। अब विष्णुदास के पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास सॉलिड एविडेंस होते हैं। विष्णुदास अब अपने पिता महेंद्र के दोस्त के पुत्र के पास जाते हैं और सॉलिड एविडेंस के कुछ फैक्ट लेकर आते हैं। अब वो PIL फाइल करने के लिए पूरी तरह से रेडी है, लेकिन कुछ दिक्कतें उनके सामने आ जाती हैं। समस्या कुछ ऐसी होती है कि कल रात वकील जिसने केस लिया था, उनके कुत्ते को किसी ने गोली मार दिया और एक चिट्ठी भी छोड़ी थी कि अगर ये केस तुम नहीं छोड़ते हो तो यही हाल तुम्हारा भी हो सकता है। वकील बहुत डर जाता है, विष्णुदास के पास आता, कहता कि मैं केस नहीं लड़ सकता, कुछ दिक्कत आ गई है। अगर तुम्हारे एडवेंस और ये केस बहुत मजबूत है तो ये केस तुम खुद ही लड़ सकते हो। विष्णुदास अब डिसाइड करते हैं केस अब मैं लड़ूंगा, लेकिन जब कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विष्णुदास के अपोजिट में राशिद खान वकील होते हैं, जो सोचते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि हर बार की तरह ये भी PIL खारिज हो जाएगी। विष्णुदास कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम PIL एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और आर्कियोलॉजी का एक सबूत देते हैं कि उनके पास ऐसा क्या प्रमाण है कि वो बता सकते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है। और वो एजुकेशन बोर्ड से भी सवाल करते हैं कि आखिर वो कैसे पढ़ाया जाता है, ताजमहल को किताबों में किस तरह दिखाया जाता है। एक सवाल गवर्नमेंट के लिए भी है कि उन 22 कमरों में ऐसा क्या छुपा है जो लोगों की नजरों से छुपाया जाता है। विष्णुदास कहते हैं कि अच्छे भविष्य के लिए गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। विष्णुदास कहते हैं कि ताजमहल को किसी हिंदू राजा ने महल बनवाया था पहले, और उसी पर मॉडिफाई करके शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया। अदालत पूछती है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है। विष्णुदास कहते हैं कि वहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी सी जगह हैं जहाँ किचन है, बाथरूम है और गैस चूल्हे के प्रमाण भी। इन सब का मकबरे में क्या काम? क्या शाहजहां वहाँ दूध पीते थे? वहाँ एक संगीत कमरा भी है, क्या शाहजहां वहाँ मुजरा देखते थे? शाहजहां बताते हैं कि गुम्बद के ऊपर एक कलश है, नारियल है और तो और आम के पत्ते भी हैं।
और आधा चांद भी है जो शिव जी के माथे पर होता है, जो हमें त्रिशूल की तरह दिखाई पड़ता है। ऐसा तो सनातनी धर्म में होता है जिसके ऊपर इतनी सारी वैदिक चीजें होती हैं। विष्णुदास के फैक्ट को देखते हुए यहाँ अदालत अपना फैसला लेती है। विष्णुदास के पीआईएल को एक्सेप्ट किया जाता है। एजुकेशन बोर्ड आर्कियोलॉजी को नोटिस भेज दी जाती है। अगली सुनवाई में ताजमहल के सभी दस्तावेज को पेश करने के लिए कहा जाता है। इसी तरह विष्णुदास की पीआईएल एक्सेप्ट हो जाती है। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जहां पर एजुकेशन बोर्ड से कल्पना को बुलाया जाता है और राशिद खान उनसे कुछ पूछना शुरू कर देते हैं। कल्पना के द्वारा पता चलता है कि एजुकेशन बोर्ड में ताजमहल को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। विष्णु के कुछ सवाल थे और कहते हैं कि जिस तरह मुगलों के राजा को हमारे किताबों में पढ़ाया जाता है उस तरह हिंदू राजा भी थे, उनके इतिहास को किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। वैसे नाथुराम गोडसे के बारे में सब बताया जाता है और इसी तरह मुगलों के बारे में सब कुछ बताया जाता है। तो आखिरकार हिंदू सभ्यता के राजाओं ने कौन सी गलती कर दी है, इतने डिटेल में हमें क्यों नहीं बताया जाता है, वाकई देखते हैं हम। अविनाश के बेटे को स्कूल बुलाया जाता है क्योंकि वहाँ की प्रिंसिपल ने कंप्लेन किया है कि आपके बेटे ने सभी बच्चों को यहाँ ताजमहल के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता है। ये ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। भले ही आपके पिताजी केस लड़ रहे हो लेकिन हमारे सिलेबस में भी यही सारी सब चीजें लिखी हुई हैं। हमें अभी यही सारी चीजें पढ़नी होगी और आप अपने बच्चों को बताएं कि बच्चों को उल्टी सीधी बातें ना बताएं, वरना हमें इसे सस्पेंड करना पड़ेगा। अगली हेयरिंग में सुनते हैं हबीब नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है और कटघरे में पेश किया जाता है। वो बताते हैं कि शाहजहां को ताजमहल बनाने का आइडिया कैसे आया और बताते हैं कि शाहजहां और उनकी बेगम एक दिन शतरंज खेल रहे थे, तभी उनको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ मुमताज के गर्भ से आ रही थी, बचने के संकेत नहीं थे क्योंकि यह शुभ संकेत भी नहीं था, इसलिए उनको 14वां बच्चा होने वाला था। मुमताज को लगा कि अब वो बचने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने शाहजहां के सामने 2 शर्तें रखी। पहली ख्वाहिश यह थी कि उनकी याद में एक सुंदर मकबरा बनवाया जाए और उसके मरने के बाद शाहजहां दूसरी शादी न करे। इसके बाद शाहजहां के आर्किटेक्चर ने ताजमहल का स्ट्रक्चर तैयार किया और उसे बनाना चालू किया, लेकिन विष्णुदास के पास भी कुछ फैक्ट थे। विष्णुदास कहते हैं कि जहां इस समय ताजमहल मौजूद है वह जमीन एक हिंदू राजा मानसिंह की थी और बताते हैं कि शाहजहां यह जमीन मानसिंह से नहीं ली थी बल्कि उनके पोते जय सिंह से ली थी। ये बात तो सबको पता ही है कि जो इस समय ताजमहल बना है वो एक पहले महल था और उस महल पर गुंबद ताजमहल बनाया गया है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि ताजमहल को महल के ऊपर तोड़कर बनाया गया है कि इसको रेनोवेट करके शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन राशिद बताता है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपने फाउंडेशन से बनाया था, जिसके पास कुछ सबूत हैं क्योंकि ट्रेवल्स ऑफ इंडिया में उस बुक में साफ साफ लिखा है, अंग्रेज ने लिखा है कि ताजमहल को किसने बनाया है। क्योंकि उस बुक में लिखा है कि जब अंग्रेज भारत आया था तो ताजमहल का काम शुरू हो गया था। उसने ताजमहल को बनते हुए भी देखा और पूरा होते हुए भी देखा है। इस पर विष्णुदास के पास भी कुछ सबूत थे। वो कहते हैं कि जब अंग्रेज आया था तो 1940 में आया था, लेकिन ताजमहल स्टार्ट हो गया था 1932 में ही। और विष्णुदास ये भी कहते हैं कि जब अंग्रेज आया था तो उसने लिखा कि उसने ताजमहल को बनते हुए देखा, बल्कि ताजमहल 1932 में बना है और उसमें लिखा है कि ताजमहल को द एंड मतलब लास्ट वाला सीन बनते हुए देखा है, लेकिन 1954 में बन गया था ताजमहल और वो आया था दूसरी बात 1960 में भारत आया था। और ये बात सरासर झूठ लिखी हुई है। लेकिन राशिद खान कहते हैं कि अंग्रेज 1954 के आसपास इंडिया में ही था, तभी उन्होंने यहाँ पर काम समाप्त होते हुए भी देखा था। लेकिन विष्णुदास भी पूरी तैयारी से आए थे। वो कहते हैं कि हाँ आपकी बात सच है, लेकिन 1951 से 54 के बीच टेरियर भारत में था, लेकिन वो आगरा कभी गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि टेरियर भारत में कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, उनके पास पूरी लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में आगरा का नामो निशान भी नहीं है। तो टेरियर ने ताजमहल को बनते कैसे देखा? क्या शाहजहां ने उनके पास वीडियो भेजी थी या रील भेजी थी? विष्णुदास के लिए केस इतना मजबूत होता जा रहा था और दूसरी तरफ उसकी फैमिली खतरे में भी आ रही थी। उसकी बेटी को परेशान किया जाता और उसके बेटे को पीटा जाता, मतलब लोग अच्छी तरह से फैमिली को परेशान करने में लगे हुए थे। लेकिन विष्णुदास फिर भी हार नहीं मानने वाले थे। अगली हेयरिंग में हम सुनते हैं कि एक आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ताजमहल का निर्माण कैसे किया गया, उसका आर्किटेक्चर कैसे तैयार किया गया था और बताते कि यह ताजमहल अक्टाबर्नर प्लान से ही बनाया गया था और पहली बार ताजमहल पर अक्टाबर्नर प्लान शुरू हुआ था।
लेकिन विष्णुदास जी कहते हैं कि ये प्लान बहुत पहले ही आ गया था, क्योंकि कुछ हिंदू के मंदिर ऐसे हैं जहां पर इस प्लान से ही मंदिर बनाया गया था, जिसका आर्किटेक्चर भी बिल्कुल ताजमहल के जैसा है, जिनका निर्माण 1100 के आसपास ही हुआ था। मतलब ताजमहल बनने के 400-500 साल पहले ही शुरू हो गया था। इसके बाद राशिद खान कुछ ऐसे एडवांस पेश करते हैं जिससे केस और स्ट्रांग हो जाता। वो लेकर आते शाहजहां के उन फरमानों की लिस्ट जो शाहजहां लागू करते हैं। पहला फरमान उन्होंने 21 जनवरी 1932 राजा जय सिंह के पास भेजा था कि वो संगमरमर लेकर आ रहे हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और इसी तरह उन्होंने फरमान 1934 को और 1937 को भी दिया था, जिससे क्लियर हो जाता है कि 1932 में ही ताजमहल का काम स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी फिलहाल विष्णुदास जी के पास कहने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें इन फरमानों के स्टडी के लिए कुछ टाइम चाहिए था। एडवोकेट शशिकांत विष्णुदास जी को एक व्यक्ति के पास लेकर जाता है और बताता है कि ये बूढ़ा आदमी 1959 में ताजमहल के उन चेंबर में गया था, वो सारी चीजें देखी थी जो हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। जो मिस्टर राव हैं, मिस्टर राव कहते हैं कि वो कोर्ट में पेश जरूर होंगे और जो उन्होंने सारी चीजें देखी थी सारी चीजें कोर्ट में बताएंगे। लेकिन कुछ लोग मिस्टर राव को धमका देते हैं और कोर्ट आने से वो पलट जाते हैं। लेकिन विष्णुदास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन फरमानों को उन्होंने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था। अदालत में बताया कि मैंने फरमानों को ठीक से पढ़ा कि जो फरमान हमें राशिद खान ने बताए हैं कि वो फरमान राजा जय सिंह के लिए जरूर थे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि ये सारी चीजें जो मंगवाई जा रही हैं ताजमहल के लिए मंगवाई जा रही हैं। संगमरमर और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मजदूरों को बुलाया जा रहा था। लेकिन उस टाइम बहुत सारे ऐसे मकबरे भी बन रहे थे और उनके भी बहुत सारे मकबरे बनवाए जा रहे थे जिनका काम चल रहा था, इसलिए सारे मजदूरों को बुलाया गया था। लेकिन फरमान में कहीं नहीं लिखा है सारी चीजें ताजमहल की जरूरत के लिए मंगाई जा रही हैं। राशिद खान बताते हैं कि शाहजहां के काल को द गोल्डन ऑफ ईरा मुगल एम्परर बोला जाता है। वो सभी के बारे में सोचते थे। आज तक एम्पायर में सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी थे। विष्णुदास बताते हैं कि हमने किताबों में साफ साफ पढ़ा है कि शाहजहां के काल को गोल्डन ऑफ ईरा नहीं बल्कि बीमारी थी, महामारी थी और भूखमरी भी थी। और हमने कई किताबों में ये भी पढ़ा है कि ताजमहल को बनाने के लिए चंदा भी लिया गया था। जिसके बाद विष्णुदास बताते हैं कि 1981 में पीटर्स विलियम दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग की थी। दरवाजा दरअसल यमुना नदी के किनारे मौजूद था। लकड़ी की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि लकड़ी ताजमहल बनने के 300 साल पहले पुरानी है। लेकिन विलियम परमिशन विद से नहीं किया था, वो इलीगल रूप से किया था, इसलिए इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसलिए इसे फैक्ट में भी नहीं जोड़ा जाता है। वो बताते हैं कि मान लेंगे कि अगर लकड़ी का टुकड़ा किसी के सामने लिया था तो विष्णुदास के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है। दरअसल महिमा जो है उनकी मदद करती है। पीटर्स विलियम की पत्नी सेंड्रा अभी भी जिंदा है। साथ में सेंड्रा भी ताजमहल गई थी और उसके सामने लकड़ी का टुकड़ा लिया गया था। सेंड्रा बताती वो तो इस समय इंडिया नहीं आ सकती है, लेकिन इस समय वो भी आदमी मौजूद है इंडिया में जो उस समय था, वो भी हमारे साथ गया था, जिसका नाम योगेश भट्ट है, जो देहरादून में रहते हैं। उसके बाद विष्णुदास देहरादून जाते हैं भट्ट से मिलने के लिए और मुलाकात होती है। लेकिन बीच रास्ते में उनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो उस्मान खान के आदमी थे और वो योगेश भट्ट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। योगेश भट्ट था जो सबसे बड़ा विटनेस था, लेकिन उसको भी अगवा कर लिया गया है। इससे भी विष्णुदास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हेयरिंग हुई थी तो विष्णुदास ने सारा खुलासा कर दिया था। उन्हें मालूम था कि विष्णुदास को उन्होंने एक सेटअप पहले से तैयार कर लिया था, क्योंकि जो योगेश भट्ट था विटनेस था वो एक दरअसल पुलिस वाला था। योगेश भट्ट को तो अपने साथ सही सलामत लेकर आ चुके थे, जिसके बारे में किसी को अभी तक भी नहीं पता चला था। राशिद खान, अगर आपके ऊपर कोई शक निकला तो आपके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई हो सकती है। योगेश भट्ट अब अदालत में आते हैं और कटघरे में खड़े होकर उनको सारी सच्चाई सबको बताते हैं कि वो चैम्बर में गए थे जहां पर पूरी तरह से 22 के 22 कमरे बंद थे। हमारे साथ पीटर्स विलियम थे और उनकी वाइफ पीटर सेंड्रा भी थी। महेंद्र दास और मिस्टर राव भी मौजूद थे। उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ पर कार्बन डेटा लेना चाहता हूँ। वो यमुना नदी के किनारे खड़े थे तो ताजमहल वाले गेट से उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला जो कि योगेश भट्ट ने ही पीटर विलियम को दिया था। जब कार्बन डेटा हुई तो पता चला लकड़ी का टुकड़ा मतलब दरवाजा वो 1300 ईस्वी के आसपास का है। और उसके बाद उन बंद कमरों में से एक कमरे में अष्टवासुकी देवता की मूर्ति भी देखी।
और ये खबर आर्कियोलॉजी को भी थी, लेकिन आर्कियोलॉजी ने बताया जिस तरह दरवाजे बंद है उस तरह अपना मुंह भी बंद कर लो। और 1980 के बाद जब पता चला कार्बन डेटा से कि ताजमहल से 300 साल पुराने दरवाजे हैं, तो सरकार ने इन दरवाजों को निकलवा दिया। वकील योगेश भट्ट से कहते हैं कि हम आपकी बात कैसे मान लें। योगेश भट्ट कहते हैं कि सैंडा विलियम, जो पीटर्स विलियम की बीवी थी, वो अब भी जिंदा है, उससे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। राशिद खान अपना फाइनल स्टेटमेंट कहते हैं और बोलते हैं कि अगर ताजमहल को हिंदू मंदिर में बदल दिया जाए, तो अगर ये साबित हो जाता है कि वो मंदिर है, तो सरकार का करोड़ों का नुकसान होगा। लोग बेघर हो जाएंगे, जिनसे घरों का चूल्हा जलता है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ताजमहल की जो छवि है, जिसे ताजमहल का सिंगल ऑफ लव बोला जाता है, अगर ये छवि बिगड़ गई तो देश को सबसे बड़ा नुकसान होगा। अगर इसकी कहानी बदली गई तो धर्म विवादों को बढ़ावा दे सकता है। विष्णुदास अब क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हैं, बोलते हैं ताजमहल अब 7वां अजूबा है और अगर इसकी सच्चाई सामने आ भी जाती तो ये धूमिल नहीं होगा। इसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि और साफ और सुथरा दिखने लगेगा और कोहरा छट जाएगा, ताजमहल और क्लियर हो जाएगा। और ताजमहल भी कई लोगों का जीवन यापन है, यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इसकी 3 पीढ़ी लगातार ताजमहल में गाइड के रूप में काम करती आ रही हैं। क्या सच्चाई से मुंह मोड़कर धंधा करना हमारी मानसिकता है? विष्णुदास बोलते हैं कि सालों पहले बख्तियार नाम खिलजी का एक राजा था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, जिसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें जलकर राख हो गई थी। कई सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को मार काट डाला था। जो इतिहास था वह सारा का सारा नालंदा विश्वविद्यालय में जलकर राख हो गया। उसके बाद आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, जो उन्होंने अनाप शनाप लिख दिया। और जब आज़ादी मिली तो एक नया दुश्मन आकर खड़ा हो गए, वामपंथी। इन वामपंथियों ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और एक नया इतिहास उत्पन्न कर दिया। इनके अत्याचारों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी भी मुगलों के अत्याचारों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, जिनके समय में बहुत सारी मंदिरें टूटी हैं। काशी विश्वनाथ जैसी बहुत बड़ी बड़ी मंदिरें टूट गई, उनका कोई जिक्र नहीं। अंग्रेजों ने हम पर 200 साल राज किया, लेकिन आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि मंदिर तोड़कर वो चर्च बना दिए हों। और शाहजहां को सेकुलर बंदा कहा जाता है, बल्कि शाहजहां ने देश में अनगिनत मंदिर तोड़वाए। उसने 76 मंदिर तोड़वाए, जिससे कहा जाता है कि शाहजहां कितना सेकुलर था। और इसी तरह हमारे देश में बहुत सारे सेकुलर हैं जो महाभारत रामायण पर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि यह एक केवल काल्पनिक कहानी है। लोगों के ऊपर तमाचा मारती है आर्कियोलॉजी, जिन्होंने सिद्ध कर दिया और इसके साक्ष्य भी दिए कि महाभारत रामायण एक सच्ची घटना थी। अब टाइम आ गया है आवाज उठाने का, क्योंकि अगर अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाए गए तो हमारा अस्तित्व भी सवाल बनकर रह जाएगा। इस पर कोर्ट अपना लास्ट फैसला सुनाती है और बोलती है इतिहास में बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है, इनको सुधारना बहुत जरूरी है। इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एजुकेशन बोर्ड हिस्ट्री की किताबों में बदलाव करें कि इतिहास में कौन कौन चैप्टर पढ़ने जरूरी हैं और मंदिर स्ट्रक्चर का भी सिलेबस में डाला जाए, ताकि देश में बच्चे मंदिर और महलों के बारे में जानकारी ले सके। क्योंकि ताजमहल एक विश्व धरोहर है। ताजमहल पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों पक्षों के दस्तावेज को सुरक्षित रखते हुए ये अदालत आगामी फैसले के लिए सारे सबूतों को सुरक्षित रखती है और इसी तरह यह मूवी द एंड हो जाती है।